बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। अभी हमने लाइट का वेव नेचर देखा था बिकॉज वी स्टडी YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने लाइट का वेव नेचर कंसीडर किया था। जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि वेव नेचर से वो एक्सप्लेन नहीं हुआ, देन वी कम टू द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो फिर उसको लाइट का हमने पार्टिकल नेचर कंसीडर किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लाइट को अज्यूम किया लाइट इज ए मेड अप ऑफ स्मॉल particles which are called photons, and these are also packets of energy. लाइट को हमने माना कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड photons, और photons ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो फोटोन लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं इन एवरी रेफरेंस फ्रेम। आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो उनकी स्पीड चेंज नहीं होगी। फोटॉन्स का रेस्ट मास हमने जीरो माना, यानी कि फोटॉन्स का कोई रेस्ट मास नहीं होता है, बट इनका एक लीनियर मोमेंटम और एनर्जी होती है। ओके, और किसी भी फोटोन का यानी कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, एंड it is given by hc by lambda where h is the Planck constant जिसकी वैल्यू है 6.626 into 10 power minus 34 joules second. c is the speed of light and lambda is the wavelength of light. और एनर्जी को अब c बाई लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, हम इसको h इंटू एफ भी लिख सकते हैं। तो ये हमने पार्टिकल नेचर में फोटॉन्स की एनर्जी कंसीडर की। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। फोटोन के मोमेंटम को हमने बोला एनर्जी, टोटल एनर्जी बाई स्पीड। एनर्जी को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें मोमेंटम मिल जाता है। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज एच बाई लेमडा, क्योंकि एनर्जी को आप लिखोगे एच सी बाई लेमडा और सी से डिवाइड करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फोटोन का मोमेंटम आ जाएगा एच बाई लेमडा। नेक्स्ट, when photons collide with material particle, total momentum remain conserved। अगर फोटोन किसी मटेरियल पार्टिकल से कोलाइड करते हैं तो मोमेंटम में चेंज नहीं आता है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, देयर इज नो लॉस इन मोमेंटम। और जब भी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज। यानी कि जब भी हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं रेदर देन एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि इंटेंसिटी वेवलेंथ को चेंज नहीं करती है और एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। अगर हम लाइट की सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो पर फोटोन की जो एनर्जी है इट विल रिमेन कांस्टेंट, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द लाइट विल इंक्रीज। यानी कि इस लाइट के अंदर जितने फोटोन पर यूनिट एरिया आ रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी वही रहेगी। ओके, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ, नॉट ऑन इंटेंसिटी। अब बच्चों पहले इंटेंसिटी को जानते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं आई। इट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो, कैन बी गिवन एज पावर, और पावर अपॉन एरिया। अब बच्चों टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी लिख सकता हूं मैं लाइक नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यानी कि हम मान सकते हैं कि एक फोटोन लाइट में टोटल इंटेंसिटी आई के लिए हमारे पास टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम एक एनर्जी को जितने भी नंबर ऑफ फोटोन से एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास किसी भी रे ऑफ लाइट की या बीम की। तो हम
एनर्जी ऑफ वन फोटोन को E1 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम A डिवाइड बाई T से। तो यहां से हम लिख सकते हो दैट इज N, और एनर्जी आ जाएगी आपके पास Hc बाई लैम्डा, और यहां से आप निकाल सकते हैं दैट A बाई T। अब यहां से आप, अगर आपको इंटेंसिटी दी हुई है तो आप इंटेंसिटी इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स Hc बाई लैम्डा, H इज द प्लैंक कांस्टेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आपके पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, I इंटू ए डिवाइड बाई Hc बाई लैम्डा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज I A लैम्डा ओवर Hc, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी इंटू एरिया दैट इज पावर इंटू E1, यानी कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये एनर्जी इंटू एरिया आप ये देखोगे दिस इज इंटेंसिटी इंटू एरिया, यहां से पावर आ जाती है। तो टोटल पावर ऑफ द बीम ऑफ लाइट यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, और हम यहाँ इसको क्या डिवाइड कर देंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन से आ जाएगा तो N पर बाई T है, क्या है आपका, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। इस रिलेशन से हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आ जाएंगे। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, when electrons are ejected from a metal surface when light is incident on the metal surface। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, एक मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं और वहां से जब इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इजेक्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीईई यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीईई लिख सकते हैं। Photoelectric effect does not depend on the intensity but on frequency or wavelength। यानी कि ये this ejection of electron is not dependent on intensity but ये किस पर डिपेंड करता है, frequency या wavelength, because both are interrelated, इस पर डिपेंड करता है। Light with specific frequency cannot eject, light with specific frequency or cannot eject electrons at all even on increasing the intensity। यानी कि एक लाइट अगर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर रही है, इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर ये इजेक्ट हो रहा है तो ही इजेक्शन होगा। यानी कि लाइट विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसकी एक लिमिटेशन होती है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर की लाइट ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती हैं फॉर ए गिवन मेटल। किसी भी गिवन मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी ही इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्शन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम मानते हैं कि वन फोटोन कैन ट्रांसफर एनर्जी टू द वन इलेक्ट्रॉन ओनली। दिस इज वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों आओ जानते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ ए मेटल। यानी कि एक फोटोन की एनर्जी मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटोन विच कैन इजेक्ट ए इलेक्ट्रॉन। यानी कि मिनिमम एनर्जी का फोटोन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कर सकता है उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये मेटल पर डिपेंड करता है। अब ये जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ फोटोन विच इज जस्ट एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी बात हम एफ नॉट कर रहे थे, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिससे ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
और वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्ड टू दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि हमारे पास एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है जिससे जिससे हमारा क्या हो सकता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो आपकी एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी हो जाएगी, एच एफ नॉट हो जाएगी, या एच सी लेमडा नॉट कह सकते हैं। और ये क्या होगा, दिस इज द एनर्जी कॉल्ड वर्क फंक्शन, कि आपको मिनिमम इस अमाउंट का आपको एक फोटोन चाहिए जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो सकता है। इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से बड़ी होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, या फिर कोई भी वेवलेंथ। यहाँ पर वेवलेंथ क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क फंक्शन, आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें एनर्जी इससे ज्यादा चाहिए होती है। एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें लेमडा मस्ट बी लेस देन लेमडा नॉट, यानी कि हम वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये थ्रेश होल्ड, ये क्या है, थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ से अगर कोई भी छोटी वेवलेंथ लेंगे तो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी होगी, दैट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गिवन मेटल, और वो गिवन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बच्चों, फिर आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर मेटल है, इंसिडेंट लाइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और ये किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ जाते हैं। तो हम ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो हमारी टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ जाती है, वर्क फंक्शन में, उसको इजेक्ट करने में। और एडिशनल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है वर्क फंक्शन से ज्यादा, दैट इज मैनिफेस्टेड एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बन जाती है। यानी कि ये फोटोन फोटोन आया, उसके पास कुछ इवन एनर्जी हुई, तो इसमें से जो भी वर्क फंक्शन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जो एडिशनल एनर्जी होगी वो कहाँ होगी, एज ए काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से मूव करेंगे तो उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो होगी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम ये भी लिख सकते हैं, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे लिख सकते हैं एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ऐसे भी आप काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें आपको याद रखना होगा, दिस वर्क फंक्शन इज, ये जो वर्क फंक्शन होता है ये एनर्जी होती है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की। यानी कि सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, सबसे इजीली, सबसे कम एनर्जी पे, ये उसका वर्क फंक्शन होता है। तो यहां पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो रहा होगा तो उसकी मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ये हो सकती है, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी, ये दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ बाइंड। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा मेटल का, उसमें मिनिमम एनर्जी होती है जो वर्क फंक्शन होता है, इसलिए हमें ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, दिस एनर्जी इज मैक्सिमम। तो हमेशा हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एन माइनस वर्क फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है अ बीम ऑफ लाइट हैज टू वेवलेंथ। यहाँ पर दो वेवलेंथ आपको दे रखी हैं, लैम्डा वन विच इज इक्वल्स टू 4972 एंगस्ट्रॉम, ओके, और दूसरी वेवलेंथ दे रखी है 6216 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखी है। और आपको इंटेंसिटी दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी दे रखी है। एंड इट इज
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू वेवलेंथ, यानी कि आधी इंटेंसिटी इसकी है, आधी इंटेंसिटी इसकी है। तो हम यहाँ पर I1 I2 लिख सकते हैं, I1 और I2 इक्वल्स टू I/2, यानी कि टोटल इंटेंसिटी का हाफ हाफ डिवाइडेड है। द बीम फॉल्स ऑन एन एरिया नॉर्मली ऑन एन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए क्लीन मेटालिक सरफेस। वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन बच्चों आपको दे रखा है दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Assume that there is no loss on light by reflection, that each photon is capable to eject one electron। और इस यहाँ बताया हुआ है कि वन फोटोन से वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। देन वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे। तो बच्चों यहां पर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और बच्चों आपको याद होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम हम निकाल सकते हैं पावर ओवर एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ओके सॉरी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यहां पर ये आएगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज hc/λ। अब यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन वही निकालेगा, यहां पर वही फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालेगा जिसकी एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, फाई से बड़ी होनी चाहिए। यहां पर आपको λ1 λ2 दो वेवलेंथ दे रखी हैं। तो इसमें चेक करने के लिए कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, तो हम इन दोनों की एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी of one photon by this wavelength, energy of one photon by this wavelength। तो हम correspond to beam 1, यानी कि that is beam 1 के corresponding हम एनर्जी निकालते हैं। बच्चों एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, आप इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं hc/λ, ओके, और h को हम जूल्स पर सेकंड में लिखते हैं और c को हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, जूल सेकंड सॉरी, h इज जूल सेकंड और हम c को मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है और लैम्डा को आपने एंगस्ट्रॉम में यूज करना है, तो हम एक डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि एनर्जी इन EV इज इक्वल्स टू, दैट इज 12400 ओवर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में अगर लैम्डा को यूज करें, वेवलेंथ को यूज करें, तो आपको डायरेक्ट इस टर्म से एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, इतनी एनर्जी होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम बीम 1 की एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी ऑफ वन फोटोन फॉर बीम 1 इज 124200 और यहां पर λ1 आपको दे रखी है 4972, ओके। एनर्जी ऑफ वन फोटोन बाई बीम 2 और यहां पर आ जाएगा दैट इज 400 और यहां पर लैम्डा आपको दे रखी है 6216, ओके, 6216 एंगस्ट्रॉम दे रखी, ओके। तो यहां पर ये जो एनर्जी आएगी वो ईवी में आएगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1.99 EV और इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्स 2.4 EV। तो ये 2.4 EV आ जाएगी। तो यहां पर देखेंगे हमारा वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू आपके पास 2.3 EV दे रखा है। तो आप बोल सकते हैं E2 इज लेस देन फाई, यानी कि वर्क फंक्शन से कम है। इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है।
तो दिस विल नॉट एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इस वेवलेंथ की लाइट से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे सिर्फ इस लाइट से इजेक्ट होंगे। तो हम यहाँ पर ये आपके पास लैम्डा आ जाएगी और इसकी इंटेंसिटी I/2 हम लिख सकते हैं, I आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि इंटेंसिटी दैट इज I/2 इंटू एरिया। एरिया आपको यहाँ पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ओवर आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन लिखेंगे और इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ रही है आपकी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगी। अब इसको हमने किस में चेंज करना है, जूल्स में चेंज करना है। तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई की वैल्यू आपको यहाँ पर आई की वैल्यू दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से टाइम कैंसिल करेंगे और टाइम आपको शायद 2 सेकेंड दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻11 अप्रॉक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और आप देख सकते हो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी बी। बच्चों यहां पर देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो यहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब में यानी कि लो प्रेशर पर एक गैस के बीच में एक इंसुलेटेड एनोड, कैथोड और एनोड होती है। एनोड कैथोड हमारी मेटल की होती है और यहाँ पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं। तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और वो एनोड तक रीच करते हैं, और जैसे ही एनोड तक रीच करते हैं तो यहाँ पर करंट डिटेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब चूंकि कोई भी लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि इसको फास्ट करने के लिए यहाँ पर हम पॉजिटिव साइड यानी कि एक वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें ये पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर लेती है। इवन जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एनोड तक पहुंच जाएंगे। अगर हम ये वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल नॉट एबल टू रीच द एनोड। बट जब आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इस एनोड को पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द एनोड। तो इससे क्या होगा, अब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो बहुत ही लो एनर्जी से होंगे वो भी इंक्रीज होके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर करंट बढ़ेगा, और ये करंट जो डिटेक्ट करेगा एमीटर, उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि इंटेंसिटी का क्या इंपैक्ट रहता है। तो हमने यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद वोल्टेज यहाँ पर बनाया हुआ है, वोल्टेज यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो हमने यहाँ पर दो इंटेंसिटी के लिए रख रहे हैं। तो यानी हमने पहले वन इंटेंसिटी की यानी कि पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने लिया है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो स्टार्टिंग में देखो, आपका अगर वोल्टेज 0 है तो एक पर्टिकुलर करंट होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आपका करंट में इंक्रीमेंट आएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये सैचुरेशन आ जाएगा, यानी कि करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो सारे एनोड तक पहुंच जा चुके होंगे,
क्योंकि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो यहां पर पहुंचने वाली मात्रा बढ़ेगी, लेकिन यहां पर सैचुरेशन कब करंट आएगा, सैचुरेशन करंट कब आएगा, जब जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे एनोड पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर उससे ज्यादा आप अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही जो नंबर है वो एक सैचुरेशन पे पहुंच गया है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो पहुंच गए, अब वोल्टेज बढ़ाने से कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह पर आके कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज करने से फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। यहां पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे वो पूरे के पूरे एनोड पर नहीं पहुंच रहे थे, और वोल्टेज इंक्रीज करने से वहां पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए ये सैचुरेशन आ जाता है। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो ये करंट आप देख सकते हैं वोल्टेज जीरो पर ये करंट इंक्रीज होता है, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, और सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज हो जाता है। बट यहां पर बच्चों एक आप यहां देख सकते हैं ये नेगेटिव साइड में ये दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइड में ये क्यों कन्वर्ज कर रहे हैं इस पर हम डिसाइड करते हैं, ये रीजन इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि अगर हम यहां पर पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो यहां इन दोनों के अक्रॉस अगर आपका वोल्टेज V है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, जो उसके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस E इंटू वी, ये पोटेंशियल की वजह से गेन कर लेगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एनोड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस ई इंटू वी, ये पोटेंशियल की वजह से। तो ये हो जाएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की यहां पर पहुंचने वाली मैक्सिमम एनर्जी। ओके, अगर हम इस वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट कर देते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसको आपने पॉजिटिव बना दिया और इसको नेगेटिव बना दिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होके ये काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, ओके, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब हमारा आप ये देखेंगे इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि हमारी पोलैरिटी अपोजिट हो गई, तो यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर पूरा वो यहां पहुंचता है तो इसमें ये डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पर जा रहा है, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी में और डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर एनोड, अब ये क्या होगी, ये कैथोड बन जाएगी। यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस ईवी, इतनी का एनर्जी होगी। और एक पॉइंट पर हम बोलते हैं कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच रहा है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जा रहा है। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन करंट आपका जीरो हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन करंट जीरो होने पर तो हम बोल सकते हैं दिस टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, और यहां से जो वोल्टेज आएगा हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस ई वी एस इक्वल टू जीरो। तो यहां से वी एस इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कितना हमें मिनिमम पोटेंशियल चाहिए कि कोई भी करंट जीरो करने के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हमें जीरो करना है तो हमने रिवर्स पोलैरिटी के साथ कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाई ई, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा। अब इसमें एक पर्टिकुलर बात है कि अगर आपका वेवलेंथ, दोनों लाइट की इंटेंसिटी की वेवलेंथ सेम है तो इन दोनों का पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम, ये आपका Vs होगा, दिस इज माइनस टाइम्स Vs, ये माइनस टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो इट इज Vs only depends on that is frequency, you can say frequency or wavelength of photons, इस पर डिपेंड
कर रहा है, सॉरी दैट इज ऑन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है। Vs हमारी सिर्फ लैम्डा पर डिपेंड करता है। अब Vs को हम कैसे निकाल सकते हैं? Vs को हम निकाल सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, हमने स्टडी करी थी HF, एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन माइनस वर्क फंक्शन, और उसको E से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर प्लॉट करते हो, Vs वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर प्लॉट करोगे तो आपको आ जाएगा Vs इक्वल्स टू H बाई ई F माइनस फाइव बाई ई। तो यहां पर ये आपने y एक्सिस पर लिया है, ये x एक्सिस पर लिया है, तो ये आपकी स्लोप होगी। स्लोप की वैल्यू होगी h बाई ई, और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा वर्क फंक्शन बाई ई। तो किसी भी मेटल के लिए ये ऐसे बनेगा, यानी कि आप अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो आपका Vs भी इंक्रीज होगा। और आप देखेंगे कि Vs की वैल्यू जीरो है, आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, तो ये आपको क्या आएगा, यहाँ पर एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर ये जीरो है तो आपकी ये फ्रीक्वेंसी, ये टर्म भी जीरो आएगा। ये टर्म जीरो आने पर आपकी f की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट क्या होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, और ये इंटरसेप्ट क्या होगा, ये इंटरसेप्ट होगा वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कई बार ये ग्राफ बच्चों सीधे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन फिगर शोज अ प्लॉट फोटो करंट वर्सेस द एनोड पोटेंशियल फॉर ए photosensitive surface for three different radiation. Which of the following is correct statement? आप यहां पर तीन ग्राफ दे रखे हैं, ए बी और सी। आप देख रहे हैं ए और बी का दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और बी और सी का सैचुरेशन सेम है। तो हम बोल सकते हैं बी और सी की इंटेंसिटी सेम होगी, और ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। तो ए और बी की वेवलेंथ सेम होगी। तो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ सेम यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम बट डिफरेंट इंटेंसिटी। आप देख रहे हैं दोनों का इंटेंसिटी सेम डिफरेंट है, बट आपकी वेवलेंथ सेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सेकंड और थर्ड को चेक कर सकते हैं, बी और सी। जैसे बी और सी में स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, तो इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ये इन्होंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दोनों की सेम है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो आप इसको देखें। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। नहीं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज एच एफ माइनस फाइव, ये होती है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी से ये नहीं इंक्रीज होता और ये कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपका गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, ये भी गलत है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, तो आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इंटेंसिटी, जैसे हमने इस ग्राफ में देखा, आप इस ग्राफ को देखो, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है, सीधे इस ग्राफ पर क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा, और आपका आंसर होगा, आंसर विल बी सी। आपको डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इसको न्यू नॉट दिया हुआ है, दैट इज न्यू नॉट, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, टू न्यू नॉट, यानी कि थ्रेशोल्ड के डबल है। इंसिडेंट ऑन ए मेटल द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v1, maximum velocity of electron is v1, when the frequency of radiation is increased to 5 v naught the maximum velocity of is v2। तो आपको v1 v2 का रेशियो निकालना है, बड़ा ही इजी है। आप कैसे निकाल सकते हैं, दैट हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू h, और यहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 न्यू नॉट,
माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एच इंटू थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। और दूसरी बार जब आपकी V2 है, ये काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5V0, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ये हो जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे एच न्यू नॉट आएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे 4H न्यू नॉट। दोनों का रेशियो लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा V1/V2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। दोनों को लेंगे तो आपके पास V1/V2 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ V1/V2 निकाला तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा हुआ है, photon with energy 5 electron volt are incident on cathode photoelectric cell. The maximum energy of photoelectrons is 2 volt. यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन, और आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहां से बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी E माइनस के ई, विच विल कम आउट टू बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन फोटॉन्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट incident on C, the number of photoelectrons will reach anode if the stopping potential A relative to C is। तो यहां पर आप देखेंगे अगर आपकी एनर्जी ये E1 है और E2 कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस केस में आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी E2 - 5, E2 - 5, E2 - 5, और ये आपकी आ जाएगी 6 EV, और आपकी ये 3 EV 5 निकाला हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन केस 2 विल बी 3 EV। अब आपको यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटिव टू द C। तो आप C के रिलेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल देखेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप क्या देखेंगे कि आपका जो पोटेंशियल है C के रिलेटिव, this is the number of photoelectrons will reach anode A if the potential of A relative to C। तो हम क्या करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं और इसको नेगेटिव बना देते हैं। तो ये +3 होगा और ये 0 होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी। तो ये प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा, और ए का हमें विद रिस्पेक्ट टू सी पूछा हुआ है तो -3 होगा। तो इसका आंसर एनोड का पूछा हुआ है तो -3 होगा, क्योंकि वो -3 वोल्ट, इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। आप इसको ऑपोजिट पोलैरिटी में, यानी कि इसको कैथोड को आप पॉजिटिव बना देते हो और एनोड आपकी नेगेटिव होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा -3 वोल्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, यानी कि डी ब्रॉगली ने कोरिलेशन निकाला था कि जैसे हमारा फोटोन को हम लिखते हैं एनर्जी इज hc/λ, और आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस की इक्वेशन होती है एनर्जी इक्वल्स टू mc²। तो यहां पर किसी मैटर के मास को हम एनर्जी/c² से लिख सकते हैं। ओके, तो आप एनर्जी मास ऑफ फोटोन अगर बात करने लगे तो एनर्जी/c² से ये क्या आ जाएगा, h/λc। और हम यहां पर इसकी लैम्डा, अगर इसकी लैम्डा निकालने आए तो हम निकाल सकते हैं h/mc। इस इक्वेशन से हम यहां पर h/mc, अगर किसी पार्टिकल का मास है तो वहां से हम ये वेवलेंथ निकाल सकते हैं h/mc, विच इज इक्वल्स टू h/p, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम किसी मैटर का। यानी कि इस कोरिलेशन से, यानी कि हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला और एक मैटर का को हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, इन दोनों को इक्वेट किया और यहां से वेवलेंथ मान ली, यानी कि वेव नेचर, हमने मैटर का वेव नेचर मान के यहां पर वेवलेंथ निकाली, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम।
तो डी ब्रोगली ने कोरिलेशन निकाला कि हम फोटोन की वेवलेंथ से एनर्जी निकाल सकते हैं, तो मास की एनर्जी से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो दैट इज एच बाई पी। तो बाय दिस एनालॉजी, तो डी ब्रोगली ने बोला कि हमें किसी भी मैटर का जो वी स्पीड से मूव कर रहा है या उसके पास मोमेंटम है, वो हमें उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और इट विल बी गिवन बाय एच बाई पी। अब बच्चों आपको पता होगा कि मोमेंटम को हम कैसे ले सकते हैं, 2m ke, यानी कि मोमेंटम कैन बी रिटन एज, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो हम अगर यहाँ पर m का मल्टीप्लाई करें, m का डिवाइड करें, तो ये टर्म हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन है बच्चों, आपको याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से मोमेंटम आपका आ जाता है 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट, ये मोमेंटम आ जाता है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है पार्टिकल की, तो आप लेमडा निकालने के लिए h बाई पी के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। k स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, ओके, m इज द मास ऑफ पार्टिकल। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल है और उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, यानी कि रेस्ट से v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करता है, दैट इज इक्वल्स टू q इंटू वी। v इज द पोटेंशियल। तो लेमडा हम इस केस में लिख सकते हैं 2m k का रूट। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या आएगी, q इंटू वी, क्यू इंटू वी से इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और e की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये आएगा। तो अब इसकी ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई की वैल्यू रख के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हम लैम्डा डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं अगर वी आपको वोल्ट्स में पता है। दैट विल बी गिवन बाय 150 बाई वी का रूट। ये आप इसको इसको लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1.27 बाई रूट वी, और ये नैनोमीटर में इस तरह भी लिख देते हैं। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, 150 बाई वी का रूट होगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस टर्म में हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रखा है। हम सीधे वोल्ट्स रख सकते हैं कि इसको वी वोल्ट पे एक्सेलरेट किया गया है, तो यहाँ पर इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। गैस मॉलिक्यूल के लिए बात करें, तो गैस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो लेमडा हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज h बाई 2m k। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या रख देंगे, 3/2 kT। तो जैसे ही हम 3/2 kT रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 3m kT आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 50 वोल्ट में अगर हमने इसको एक्सेलरेट किया हुआ है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड टू इट। तो हम ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, सीधा हम यूज करेंगे बाई वी, वी इन वोल्ट्स, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो हम इसको लिख सकते हैं 150 बाई वी इज 50 ओवर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, इट इज √3 एंगस्ट्रॉम, और √3 होता है 1.732 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे निकाल सकते हैं कि अगर आपको वोल्टेज वी, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में पता है, तो आप लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन है और डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, यानी कि He2+, He2+ दे रखा है यहाँ पर आपको। He2+ में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे, और यहाँ पर फिर दिया हुआ है प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ He2+, हम ये लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है दे आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है।
रिलेशन बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, तो वेवलेंथ को हम लिख सकते हैं h ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट। तो यहां से बोल सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ओके, हम ये कर सकते हैं जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हमें पता है ये रिलेशन, सबसे ज्यादा मास इसका है तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी। तो हम बोल सकते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ये रिलेशन आ जाएगा, आप देखेंगे ये आपका आंसर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक पार्टिकल दिया हुआ है, अ पार्टिकल A of mass m/2 moving along x-axis with velocity v naught collides elastically with another particle B rest having the mass m/3। यानी कि A पार्टिकल का आपको मास दिया हुआ है m/2, वेलोसिटी दे रखी है v नॉट, और B पार्टिकल का मास दे रखा है m/3 और ये वेलोसिटी 0 है, और दोनों के बीच में कोलिजन इलास्टिकली यानी कि E इक्वल्स टू 1 है। Both particles move along x-axis after collision. The change in de Broglie wavelength delta lambda for particle A in terms of de Broglie wavelength lambda naught before collision. Initially उसकी wavelength है lambda naught which can be written as h upon m/2 into v naught। ये आपकी lambda naught होगी। आफ्टर कोलिजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले वो कोलाइड कर रहे हैं, ए पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद बी पार्टिकल। ओके, और कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी, लेट से इसको हम बोलते हैं v1 और इसको हम बोलते हैं v2। ये रेस्ट पर है और ये v नॉट वेलोसिटी से आ रहा है। पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे m/2 इंटू वी नॉट इक्वल्स टू m/2 इंटू v1 प्लस m/3 इंटू v2। ये हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, v नॉट माइनस 0, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप देखेंगे दिस इज v2 माइनस v1। यहां से ये दूसरी इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, v2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी v नॉट प्लस v1, और इस वैल्यू को आप इस में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m/2 इंटू वी नॉट इक्वल्स टू m/2 इंटू v1 एंड m/3, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास v नॉट प्लस v1। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये आपका आएगा m/2 v नॉट माइनस m/3 v नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा m/2 v1 प्लस m/3 इंटू v1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m/6 v नॉट, एंड ये आपके पास 5m/6 v1। यहां से आपके पास v1 की वैल्यू आपके पास v नॉट बाई 5 आ जाएगी। ओके, और लैम्डा वन आपके पास h अपॉन m/2 v नॉट बाई 5 यानी कि ये हो जाएगी। अब इसको देखोगे दिस इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा नॉट। अब चेंज इन लैम्डा हम कह सकते हैं दैट इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट। लैम्डा दिस इज 5 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट, तो आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 4 लैम्डा नॉट आ जाएगी। ये आपके पास 4 लैम्डा नॉट, आपके पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर λ1 and λ2, the particles suffers perfectly inelastic collision, the de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by। तो यहां पर दिया हुआ है दो पार्टिकल राइट एंगल पर मूव कर रहे हैं, ये इसकी λ1 और इसकी λ2 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन है, तो बच्चों हम मोमेंटम लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मोमेंटम फाइनल इक्वल्स टू मोमेंटम इनिशियल, और मोमेंटम इनिशियल को हम लिख सकते हैं दैट इज
मोमेंटम ऑफ वन इंटू जे कैप प्लस मोमेंटम ऑफ टू इंटू आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास लैम्डा वन इक्वल्स टू H बाई P1, ये लिख सकते हैं, और P1 की वैल्यू आपके पास H बाई लैम्डा वन आ जाएगी, और P2 आपके पास H बाई लैम्डा टू आ जाएगी। तो फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हो H बाई लैम्डा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो H बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू H बाई लैम्डा वन होल स्क्वायर प्लस H बाई लैम्डा टू होल स्क्वायर। H कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली रिलेशन मिल जाएगा वन बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई लैम्डा वन स्क्वायर प्लस वन बाई लैम्डा टू स्क्वायर, ये रिलेशन मिल जाएगा और आप देखेंगे आंसर ए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V to hit the metal target to produce X-ray. To produce continuous as well as characteristic X-ray, the lambda minimum of the smallest possible wavelength of X-ray in the spectrum is the variation of log lambda minimum to log V is correctly represented. तो बच्चों एक्सरेज की यहाँ बात करी हुई है, हम एक्सरेज की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक्सरेज के अंदर जो हमें यहाँ पर वेवलेंथ आती है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम से जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज गिवन बाय E इंटू वी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E इंटू वी, और जो इससे फोटोन निकलता है, एक्सरे का जो फोटोन निकलता है वो होता है एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा मिनिमम होता है मैक्सिमम एनर्जी के बराबर, तो हम बोल देंगे लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू एच ओवर एच सी ओवर ई इंटू पोटेंशियल, ये आ जाता है। तो यहां पर आप लॉग लेंगे, लॉग लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू एच सी बाई ई, लॉग ले सकते हैं माइनस लॉग वी, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो आप देखेंगे दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट में आपका ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव के साथ तो आपके पास आंसर ये सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और स्लोप नेगेटिव है, तो ओनली आंसर इज सी। नेक्स्ट इज डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्रॉस वेरीफाई किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इनके वेव प्रॉपर्टी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स से डायफ्रैक्शन किया, और दिस डेमोन्स्ट्रेटेड दिस बाय डिफ्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्रिस्टल, यानी कि यहां पर एक क्रिस्टल लिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम ली और यहां पर इंटरफेरेंस कराया, और इस इंटरफेरेंस को देखा कि किस एंगल पर ये इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिल रहा है हमें। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं, ये इंटरफेरेंस दिया जाता है ब्रैग्स लॉ से। सपोज करो यहां पर दो बीम आ रही हैं, ये दो बीम आ रही हैं, और क्रिस्टल की दो लेयर के बीच में डिस्टेंस है d, और दे आर इंसिडेंट एट एंगल थीटा, और ये पहली ऊपर वाली लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और दूसरी वाली ये यहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल बीम है और ये डिस्टेंस d है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये डिस्टेंस दी है तो हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल के हम ये बोल सकते हैं दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल, जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी वो ये होगी। दूसरे सिनेरियो में अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा। इफ दिस इज डी तो ये डी साइन थीटा होगा और ये डी साइन थीटा होगा। तो ब्रैग्स इक्वेशन क्या बोलती है कि जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है 2d साइन थीटा। अगर ये एन लैम्डा के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एन लैम्डा के इक्वल है, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, यानी कि डायफ्रैक्शन
पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न में, और लैम्डा इज गिवन बाय एच बाई 2m इंटू ई, ई यानी कि एनर्जी। तो इसके थ्रू उन्होंने इसको क्रॉस वेरीफाई करा था, और यहां पर लैम्डा जो डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट की थी उसके अप्रॉक्स ही आ रहा था, दैट वाज क्रॉस वेरीफाइड। तो आप डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का ये फिगर देखेंगे, उन्होंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन को यहाँ पर हाई पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया और इसको एक निकल मेटल पर टारगेट किया, और यहाँ पर ये आपका डिटेक्टर होता है, और इसको डिटेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, इसको चेंज किया और इसका पोटेंशियल भी डिफरेंट चेंज किया। पोटेंशियल से आपका चेंज हो जाता है लेमडा और यहाँ पर थीटा, जिससे हम क्रिस्टल की लेयर अगर हमें पता है तो हम यहाँ पर 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर d पता है हमें, थीटा पता है, यहाँ पर लेमडा वी कैन कैलकुलेट। तो ये हमें डिटेक्टर होता है जो गैल्वेनोमीटर देता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बीम मिलेगी, और जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आपको डिफरेंट एंगल्स पर मिलेगा। तो आपको मैक्सिमा के लिए बोल सकते हैं 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ये हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में पढ़ा था कि जब आपका पाथ डिफरेंस एन लेमडा के प्रोपोर्शन होता है तो आपको एन लेमडा के इक्वल होता है, तो आपको मैक्सिमा मिलता है। तो यहां से हमने ये क्रॉस वेरीफाई किया। तो हमने यहां पर कैलकुलेट किया था कि लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.27 ओवर रूट वी, एंड विच विल कम आउट टू बी नैनोमीटर। तो यहां पर इन्होंने देखा कि V 54 के लिए आपको ये मैक्सिमम मिल रहा था, यानी कि मैक्सिमम करंट मिल रहा था, और वहां से V को 54 डाल के आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, इट वाज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्स 0.167 नैनोमीटर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ अ स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन पीक इज ऑब्जर्व when electrons are incident at angle I from the normal to the crystal plane with distance d between them, सी फिगर, ये इस तरह की एक फिगर है। de Broglie wavelength lambda dB of electrons can be calculated by the relationship n is an integer। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे ये इंसिडेंट एंगल है I, और यहां पर दो बीम आई हुई है, ये डिस्टेंस है d। तो आप देखेंगे दिस एंगल विल बी I, और ये 90 डिग्री है क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो I प्लस थीटा आपको मिल जाएगा, दैट इज I प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ब्रैग्स इक्वेशन से आप ब्रैग्स इक्वेशन से क्या कर सकते हो, ब्रैग्स इक्वेशन यानी कि आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा 2d साइन थीटा, यानी कि ये आप देखेंगे दिस इज 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा विच मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा। लेकिन अब इन्होंने I के टर्म्स में पूछा हुआ है, लेकिन हमारे पास रिलेशन है I प्लस थीटा इक्वल्स टू 90। तो आपको थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस आई मिल जाएगा, और साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस आई मिलेगा। तो आप यहां से डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 2d साइन आई, सॉरी 2d साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस आई, 2d कॉस आई इक्वल्स टू एन लैम्डा डीबी डी ब्रॉगली। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। आप आंसर देख सकते हैं, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल आई आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल, डी वैल्यू दे रखी है। तो हम बोल सकते हैं 2d cos i equals to lambda, and which is equals to h by 2me into v, पोटेंशियल का रूट। अच्छा बच्चों, इसको हमने लिखा था 150 बाई v। d की वैल्यू, और ये था एंगस्ट्रॉम में, d की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम ही दे रखी है, एंगस्ट्रॉम। ओके, आप डायरेक्ट इसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। cos i यानी कि cos 30 वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3 बाई
आप पूरा ही रूट में इसको लिख सकते हैं √3/4। और RHS में आप इसको लिख सकते हैं √150 ओवर V इंटू एंगस्ट्रॉम। अब आप देखेंगे एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 150 ओवर V। इसको सॉल्व करेंगे 3V इक्वल्स टू 150 मिल जाएगा और V की वैल्यू आपको 50 वोल्ट के अराउंड मिल जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अराउंड 50 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस पे ध्यान देना। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन फॉल्स ऑन ए slit width of D, see figure. If passing through the slit, an electron acquires momentum py in the y direction, then majority of the electrons passing through the slit, h is Planck's constant. तो यहां से मोमेंटम एक्वायर कर लेता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये क्या है, d। विड्थ d है तो हम बोल सकते हैं 2d, d साइन थीटा, d साइन थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। हम बोल सकते हैं d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा। और बच्चों लेमडा को आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल्स टू h/p, ये लिख सकते हैं। तो d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू h/p, ये मोमेंटम होता है। p इंटू वाई, यानी कि यहां पर आप किसी एंगल पर अगर यहां जाएंगे तो ये मोमेंटम ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर हमें यहां पर मोमेंटम मिलेगा h/p, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम d साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि d साइन थीटा इक्वल्स टू h/p, और आपके पास ये आ जाएगा दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू h/dp। और साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 1 से कम होती है, तो हम बोल सकते हैं h मस्ट बी लेस देन d इंटू p इंटू वाई डायरेक्शन। तो ये रिलेशन आ जाएगा, यानी कि d इंटू पी वाई मस्ट बी ग्रेटर देन h। इस तरह से आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं और आप देखेंगे आपके पास रिलेशन आ जाएगा